स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। लोकसभा में आज मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों नियुक्ति, सेवा शर्तें व पद की अवधि विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इसके अलावा लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 के जरिए समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और किताबों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल किया गया है। राज्यसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। वहीं राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसके अलावा संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव राज्यसभा में दूरसंचार विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने के लिए रखेंगे। वहीं इससे पहले देश में आपराधिक कानूनों को बदलने वाले 3 ऐतिहासिक विधेयक भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक को लोकसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा में चर्चा का विस्तार से जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह विधेयक गुलामी की मानसिकता को मिटाने के मोदी सरकार के संकल्प का हिस्सा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इन कानूनों में अगले 100 वर्षों में होने वाले संभावित तकनीकी नवाचारों की कल्पना करके देश की न्यायिक प्रणाली को सुसज्जित करने के लिए सभी प्रावधान किए गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक के प्रावधानों इस तरह तैयार किए गए हैं कि आम नागरिकों के लिए अदालती कार्यवाही सुलभ हो और समय पर उन्हें इंसाफ मिले। गृह मंत्री ने कहा कि मॉब लिंचिंग एक जघन्य अपराध है। इन कानूनों में इसके लिए मौत की सजा का प्रावधान है। भारतीय दंड संहिता की जगह लेने वाली भारतीय न्याय संहिता में पहले के 511 के बजाय 358 खंड होंगे। इनमें 21 नए अपराध जोड़े गए हैं। 41 अपराधों में कारावास की अवधि बढ़ाई गई है। राज्यसभा सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का अपमान करने के मामले पर संसद से सड़क तक प्रदर्शन हो रहा है। विपक्ष के रवैये का चौतरफा आलोचना हो रही है। इस मामले पर बीजेपी किसान मोर्चा आज से देशव्यापी प्रदर्शन करेगा। मिमिक्री विवाद पर सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि विपक्ष हालिया चुनाव में मिली पराजय से हताश और निराश है। उन्होंने कहा, इंडी अलायंस के नेताओं द्वारा उपराष्ट्रपति जी का अपमान विपक्ष के अहंकार और संविधान विरोधी मानसिकता का प्रमाण है। मामले पर खुद राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो इस संवैधानिक पद और कुर्सी का अपमान सहन नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंतल ने राज्यसभा के सभापति और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल करने के लिए टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के खिलाफ राज्यसभा और लोकसभा की आचार समिति में शिकायत दर्ज कराई है। ज्ञानवापी मामले में आज का दिन बेहद अहम है। 1,500 से अधिक पन्नों वाली एएसआई की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट पर वाराणसी की अदालत आज फैसला सुनाएगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत 2 सीलबंद लिफाफे में दाखिल ज्ञानवापी की सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किए जाने पर आज निर्णय देगी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 18 दिसंबर को रिपोर्ट दाखिल की थी। हिंदू पक्ष ने जहां सर्वे रिपोर्ट की प्रति तत्काल दिए जाने का अनुरोध किया है, वहीं मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति जताई है। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि रिपोर्ट की प्रति यह शपथ पत्र लेकर दी जाए कि वह लीक नहीं की जाएगी। रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर भी रोक लगाने की मांग रखी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तेलंगाना के दौरे पर हैं। वे आज राष्ट्रपति निलयम में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। वहीं इससे पहले बुधवार की शाम राष्ट्रपति ने तेलंगाना के सिकंदराबाद में एमएनआर शैक्षणिक संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि शिक्षा और स्वास्थ्य का विकास देश को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। राष्ट्रपति ने ग्रामीण लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा प्रदान करने पर विशेष बल देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। राष्ट्रपति कल यानी शुक्रवार को
राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, प्रमुख नागरिकों, शिक्षाविदों आदि के लिए राष्ट्रपति निलयम में एक एट होम रिसेप्शन की मेजबानी करेंगी। वहीं राष्ट्रपति 23 दिसंबर को राजस्थान के पोखरण में लाइव फायरिंग अभ्यास देखेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुवैत के अमीर के रूप में पदभार संभालने के बाद लिए शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने एक संदेश में कहा कि कुवैत में अमीर के रूप में कार्यभार संभालने के लिए महामहिम शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा को बधाई और शुभकामनाएं। विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारे संबंध और मजबूत होंगे और कुवैत में भारतीय समुदाय आगे बढ़ता रहेगा। दिल्ली आबकारी घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए बुलाया है, लेकिन अरविंद केजरीवाल आज पूछताछ में शामिल नहीं होंगे। अरविंद केजरीवाल ने होशियारपुर के गांव आनंदगढ़ स्थित विपश्यना मेडिटेशन सेंटर में आकर साधना करने का कार्यक्रम बना लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश होने से बच रहे हैं। प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पहले भी जब केजरीवाल को पूछताछ के लिए समन भेजा गया था, तब भी चुनाव में प्रचार का बहाना बनाकर जांच में वो शामिल नहीं हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय के नोटिस पर पेश नहीं होने पर अब देखना है कि केजरीवाल के बहानों पर ईडी क्या कार्रवाई करती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गोरखपुर में बीजेपी क्षेत्रीय समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उनके साथ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के यूपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और अन्य पदाधिकारी बैठक में मौजूद रहे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा कल शाम दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का यह दिल्ली दौरा मंत्रिमंडल गठन के लिए अहम माना जा रहा है। तमिलनाडु में भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घर पानी में डूब गए हैं। जलभराव वाले क्षेत्रों में पानी निकालने का काम भी युद्ध स्तर पर जारी है। सेना के जवान प्रभावित लोगों की मदद के लिए पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात हैं। भारतीय वायुसेना लोगों तक राहत सामग्री पहुंचा रही है। सेना ने थूथुकुडी जिले में जलभराव वाले क्षेत्र से एक कार को बचाया। दिल्ली एनसीआर में बीते दिनों प्रदूषण में सुधार होने लगा था, मगर आज फिर से दिल्ली के एक्यूआई में बढ़ोतरी हुई है। आज एक खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया है। देश के कई हिस्सों में सर्दी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली में ठिठुरन बढ़ने वाली है। बढ़ती ठंड के बीच बेघर लोग रैन बसेरे का सहारा ले रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के जवाहरलाल नेहरू कैंसर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया और कंबल बांटे। केरल के पथानामथिट्टा में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर के लिए इन दिनों भक्तों की तीर्थ यात्रा चल रही है। प्रसिद्ध सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर में काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे। गुजरात के गांधीनगर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा चिंतन शिविर का आयोजन किया गया। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और उसके उपस्वरूप JN-1 ने चिंता बढ़ा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बुधवार को राज्यों से कहा कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। सभी राज्य एहतियाती कदम उठाएं। केंद्र ने राज्यों को परामर्श दिया है कि वह ज्यादा से ज्यादा RT-PCR टेस्ट कराएं।
कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमने कोरोना को लेकर जरूरी कदम उठाए हैं। सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि यह किसी भी स्थिति में ना बढ़े। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में नए वेरिएंट के खिलाफ लड़ने की तैयारी की जा रही है। जनवरी में श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां तेज हो गई है। इसके लिए वडोदरा से अयोध्या 108 फीट लंबी अगरबत्ती भेजी जाएगी। अगरबत्ती बनकर तैयार है। इस अगरबत्ती का वजन 3500 किलो है। इसकी लागत 5 लाख से अधिक की आई है। एक बार इसे जलाने पर ये 1.5 महीने तक लगातार प्रज्वलित रह सकती है। देश भर में क्रिसमस की तैयारियां जारी हैं। इसके लिए चर्चों को भी विशेष तौर पर सजाया जा रहा है। बाजार में पूरी तरह से गुलजार है। कर्नाटक के बेंगलुरु में क्रिसमस से पहले भारत का सबसे ऊंचा क्रिसमस ट्री लगाया गया। बिहार के दरभंगा में प्रसिद्ध श्यामा माई मंदिर परिसर में बलि प्रथा को रोकने संबंधी निर्णय को वापस ले लिया गया है। दरभंगा मंदिर न्याय समिति के बलि प्रथा संबंधी फैसले को लेकर लोगों में पहले जबरदस्त आक्रोश था। घरेलू वाहन विनिर्माता टाटा मोटर्स ने कहा कि उसके SUV मॉडल सफारी और हैरियर स्वदेशी कार सुरक्षा रेटिंग कार्यक्रम भारत एनकैप के तहत 5 स्टार रेटिंग पाने वाले पहले वाहन बन गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थानों के स्तर पर कार्ड ऑन फाइल टोकन सुविधा शुरू की। इसकी मदद से ग्राहक अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड का टोकन बनाकर उसे विभिन्न ई-कॉमर्स ऐप के अपने खातों से जोड़ सकेंगे। रियल एस्टेट फर्म DLF लिमिटेड ने जानकारी देते हुए बताया कि कंपनी ने संपत्ति की मजबूत मांग के बीच हरियाणा के गुरुग्राम और पंचकुला में लगभग 1400 करोड़ रुपए में आवासीय इकाई और वाणिज्यिक भूखंड बेचे हैं। कोयला एवं खान मंत्री प्रहलाद जोशी ने विश्वास जताते हुए कहा कि चालू वित्त वर्ष में देश का कोयला उत्पादन 1 अरब टन के आंकड़े को पार कर जाएगा। पेंशन फंड नियामक PFRDA ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली NPS के ग्राहकों को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI QR कोड के जरिए सीधे अपना अंशदान जमा करने की अनुमति दे दी है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण ने एक बयान में कहा कि इस कदम का मकसद अंशदान की प्रक्रिया को सरल बनाना है ताकि इसे NPS प्रतिभागियों के लिए अधिक आसान और बेहतर बनाया जा सके। जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस लिमिटेड ने कहा कि कल वर्मैक्स एंटरटेनमेंट उसके साथ विलय के लिए तय समय सीमा को आगे बढ़ाने पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विश्व बैंक समूह के अध्यक्ष अजय बंगा से मुलाकात की और भारत में विभिन्न क्षेत्रों में बहुपक्षीय बैंकों की भागीदारी पर चर्चा की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि राजमार्ग टोल प्लाजा की मौजूदा व्यवस्था को बदलने के लिए सरकार अगले साल मार्च तक GPS आधारित टोल संग्रह प्रणाली सहित नई प्रौद्योगिकियां पेश करेंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य राजमार्गों पर यातायात को कम करना और राजमार्गों पर यात्रा की गई सटीक दूरी के लिए वाहन चालकों से शुल्क वसूलना है। मुथूट समूह की सूक्ष्म वित्त इकाई मुथूट माइक्रोफिन के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम यानी कि IPO को निर्गम के तीसरे और अंतिम दिन बुधवार को 11.52 गुना अभियान मिला। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE पर उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक 960 करोड़ रुपए के निर्गम के तहत 2,43,87,447 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 28,09,80,216 शेयरों के लिए लगाई गई। निफ्टी सूचकांक को ट्रैक करने वाले देसी व अंतर्राष्ट्रीय फंडों की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियां AUM बढ़कर 5.8 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो पिछले 10 वर्षों में सालाना बढ़त की रफ्तार 53% बैठता है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेज ने ये जानकारी दी है। ट्रिब्यूनल ने एक्सिस बैंक को गिरवी शेयर बेचने की इजाजत दे दी है और बाजार नियामक को निर्देश दिया है कि वह अन्य बैंकों के पक्ष में गिरवी शेयरों को बहाल करे और मुआवजे का भुगतान करे। रिलायंस जियो ने दूरसंचार बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करते हुए सितंबर में 34.7 लाख मोबाइल ग्राहक जोड़े। वहीं इस दौरान एयरटेल के मोबाइल ग्राहकों की संख्या 13.2 लाख बढ़ी। ट्राई ने हाल ही में जारी अपने मासिक आंकड़ों में जानकारी दी है।
पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन मोहम्मद सफदर ने जानकारी दी कि नवाज शरीफ खैबर पख्तूनख्वा के मनसेहरा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ 21 दिसंबर को नामांकन पत्र जमा करेंगे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधान न्यायाधीश सीजेपी साकिब निसार के लाहौर स्थित आवास पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने दी जानकारी। भारतीय उद्यमियों निखिल कामत और डॉक्टर नीरजा बिरला को ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट की भारत सलाहकार परिषद में शामिल किया गया है। यह ट्रस्ट महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा शुरू की गई एक परोपकारी संस्था है। इसकी शुरुआत उस वक्त की गई थी जब चार्ल्स प्रिंस ऑफ वेल्स थे। चीन के उत्तर पश्चिम में गांसू और किंगथई प्रांतों के भूकंप प्रभावित इलाकों में बचाव और राहत कार्य तेज कर दिए गए हैं, जहां बुधवार को मरने वालों की संख्या 131 तक पहुंच गई और सैकड़ों लोग घायल हैं। श्रीलंका ने उसकी समुद्री सीमा में अनुसंधान करने के लिए विदेशी जहाजों को अनुमति देने पर 1 साल के लिए रोक लगाने का फैसला किया है। विदेश मंत्री अली सबरी ने श्रीलंकाई समुद्री सीमा में चीनी निगरानी जहाज को अनुमति देने के लिए बार बार की जा रही अपील के बीच यह घोषणा की है। और बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। साल बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। मेरे पास ऑलमोस्ट सभी तरीके के कस्टमर्स आते हैं जो छोटा कारोबार करते हैं, दुकान वाले हैं, हाउसवाइफ्स हैं। तो वो लोग समझते हैं इस चीज़ को कि आज वो वर्किंग हैं, कल को जब वो वर्किंग नहीं रहेंगे तो उस कंडीशन पे उनका क्या होगा। तो इसीलिए रिटायरमेंट प्लान हमें पहले से ही लेना चाहिए कि हम अपने ओल्ड एज पर आकर उस रिटायरमेंट प्लान का फ़ायदा उठा सकें। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS ज़रूरी है। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कांगो में राष्ट्रपति पद के हुए चुनाव में मतगणना जारी है। बुधवार को मतगणना शुरू हुई थी। कांगो में जिन मतदान केंद्रों पर मतदान नहीं हो सका, उन पर आज मतदान होगा। फ्रांस की संसद ने अप्रवासन नीति को सख्त बनाने वाले कानून को पारित कर दिया है। नया कानून प्रवासियों के लिए परिवार के सदस्यों को फ्रांस लाना और अधिक मुश्किल बना देता है और कल्याणकारी योजनाओं के लाभ तक उनकी पहुंच में भी देरी करता है। नया कानून हिरासत केंद्रों में नाबालिगों को रखने पर भी प्रतिबंध लगाता है। इस बीच मानवाधिकार समूहों ने नए कानून की आलोचना की है। साथ ही नए कानून पर उभरे तनाव के बीच स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा भी दे दिया। कानून के पारित होने के बाद अपने पहले साक्षात्कार में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने कहा कि यह कानून फ्रांस के लोगों की रक्षा करेगा। आइसलैंड के रेगजेंस प्रायद्वीप में ज्वालामुखी विस्फोट के कारण इमरजेंसी की घोषणा की गई है। आइसलैंड पुलिस और आपातकालीन सेवाओं ने प्रभावित क्षेत्र की ओर जाने वाली सड़कों को बंद कर दिया। लोगों के सुरक्षित रेस्क्यू किए जाने की तैयारियां की जा रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज से एकमात्र टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। भारत की महिला टीम ने 46 साल में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले 10 टेस्ट में से एक भी नहीं जीता है। ऐसे में आज भारतीय महिला टीम की कोशिश इतिहास रचने की होगी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 वनडे मैचों की सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज पाल के बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। इस सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था, जबकि दूसरा मुकाबला दक्षिण अफ्रीका के नाम रहा था। ऐसे में दोनों टीम 1-1 की बराबरी पर है। आज इस मैच को जीतने वाली टीम सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लेगी। इस साल मिलने वाले खेल पुरस्कारों के लिए खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। देश का सबसे बड़ा खेल सम्मान खेल रत्न बैडमिंटन के स्टार जोड़ी चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी को मिलेगा। ये पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में 9 जनवरी 2024 को दिए जाएंगे। 26 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इनमें भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी और पैरा आर्चर शीतल देवी भी शामिल हैं।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के सालाना पुरस्कारों में 2 भारतीय खिलाड़ियों ने पुरस्कार जीतने में सफलता पाई। भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सविता पुनिया को साल की सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर का पुरस्कार मिला। भारत के हार्दिक सिंह को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा वर्ष 2023 के लिए वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। वो ऑनलाइन वोटिंग में जर्मनी के निकलास वैलेन से आगे रहे। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग की केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड ने बुधवार को राजधानी दिल्ली में महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। विभिन्न विभागों में काम करने वाली महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद खेल सचिव सुजाता चतुर्वेदी ने कहा कि महिलाओं के लिए फिट रहना बहुत जरूरी है। वेलेंसिया में खेले गए 5 देशों के हॉकी टूर्नामेंट में भारतीय टीम का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने इस टूर्नामेंट में खेले गए चौथे और अंतिम मुकाबले में फ्रांस को 5-4 से हरा दिया। फ्रांस के खिलाफ मैच में भारत के लिए जुगराज सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने 2-2 गोल दागे, जबकि विवेक सागर प्रसाद ने 1 गोल किया। लिवरपूल ने EFL कप के क्वार्टर फाइनल में वेस्ट हैम यूनाइटेड को 5-1 से हरा दिया। इस शानदार जीत के साथ ही लिवरपूल ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। लिवरपूल की तरफ से 1 गोल मैच के पहले हाफ में हुआ। इसके बाद 4 गोल मुकाबले के दूसरे हाफ में 56वें, 84वें, 71वें और 82वें मिनट में हुए। अब सेमीफाइनल में लिवरपूल का सामना फुलहैम से होगा। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान इस साल तीसरी बार अपने फैंस का मनोरंजन करने के लिए तैयार हैं। आज डंकी सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। 5 साल पहले शाहरुख की पॉपुलर फिल्म जीरो 21 दिसंबर को ही बड़े पर्दे पर रिलीज हुई थी। अनन्या पांडे और सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत फिल्म खो गए हम कहां की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। मुंबई में आयोजित इस स्क्रीनिंग में कृति सेनन, ईशान खट्टर समेत हिंदी सिनेमा के कई सितारों ने शिरकत की। हिंदी सिनेमा के मशहूर निर्देशक प्रकाश झा ने फिल्मों और वेब सीरीज में गैर जरूरी सेंसर और कट लगाए जाने पर नाराजगी जाहिर की है। प्रकाश झा ने कहा कि दर्शकों को तय करने दिया जाए कि वे क्या सेंसर करना चाहते हैं और क्या नहीं, ताकि निर्देशक की रचनात्मकता बनी रहे। बांग्ला अभिनेत्री अपर्णा सेन के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म परमा ए जर्नी विद अपर्णा सेन प्रतिष्ठित रॉटरडैम फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित की जाएगी। इस डॉक्यू फिल्म को निर्देशक सुमन घोष ने निर्देशित किया है। चेन्नई एक्सप्रेस और सूर्यवंशी जैसे फिल्मों में अपनी दमदार अभिनय से दर्शकों के बीच एक अलग पहचान बना चुके निकितन धीर जल्द ही छोटे पर्दे पर नजर आने वाले हैं। निकितन टीवी धारावाहिक श्री रामायण में रावण का किरदार निभाते नजर आएंगे। अभिनेता आमिर खान की बेटी आयरा खान जल्द ही प्रणय सूत्र में बंधने वाली है। आयरा 13 जनवरी 2024 को अपने मंगेतर नुपुर शिखरे के साथ मुंबई में 7 फेरे लेंगी। एनिमल की सफलता से उत्साहित होकर निर्देशक संदीप रेड्डी वांका ने अपनी अगली फिल्म स्पिरिट की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस वॉयलेंट कॉप एक्शन थ्रिलर में साउथ के सुपरस्टार प्रभास लीड रोल में नजर आएंगे। वेब सीरीज एक्सपर्ट्स का ट्रेलर जारी हो गया है। कुल 6 भाग में तैयार हुई ये सीरीज को लुलु वांग ने निर्देशित किया है। एक्सपर्ट्स जैनिस वाई के ली के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज्यादा बिकने वाले उपन्यास द एक्सपैट्रिएट्स पर आधारित है। भारत में फिल्म एक्वामैन एंड द लास्ट किंगडम की रिलीजिंग डेट को 1 दिन के लिए टाल दिया गया है। अब यह फिल्म 22 दिसंबर को हिंदी, तमिल और तेलुगु में डब वर्जन में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की चर्चित टीम भोजपुरी दबंग्स टीम के मालिकों में एक बार फिर से फेरबदल किया गया है। टीम प्रबंधन ने इंडियन मोशन पिक्चर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अभय सिन्हा और बिजनेसमैन रमेश नैयर को टीम मालिकों की सूची से छुट्टी कर दी है। और एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।